हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइट रेडिएशन के बारे में, फर्स्ट वीडियो के बारे में हमने प्लैंक रेडिएशन फार्मूला, जिसमें E इज इक्वल टू एन एच न्यू E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा, इसके बारे में हमने बात किया था। आज का जो लेक्चर है लाइट रेडिएशन पार्ट 2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताऊंगा, वो 4 चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहला, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फोटोन, वो तो आपको मालूम है, फोटोन की स्पीड लाइट के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। सेकेंड, हम लोग बात करेंगे द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, और तीसरी चीज हम बात करेंगे मूविंग मास ऑफ द फोटोन, और चौथी चीज के बारे में हम बात करेंगे क्या, मोमेंटम ऑफ द फोटोन एंड इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन। इन 4 चीजों को मैं आपको बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आप आते हैं स्पीड ऑफ द फोटोन। स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ द फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट रेडिएशन या आप उसको बोल सकते हैं बोसोन्स पार्टिकल, इन सब का मतलब एक ही है। चाहे आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, चाहे लाइट रेडिएशन बोलो, चाहे बोसोन्स पार्टिकल बोलो या सिंपली लाइट बोलो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पीड ऑफ द फोटोन अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी क्या बताती है हम लोग को, मैक्सवेल ने शो करके दिखाया है कि लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द लाइट, और उसको एक इक्वेशन से शो किया, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी म्यू नॉट की वैल्यू उसने रखा, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखा, तो इसको रखने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल के फिर डिवाइड किया, तो C इज द 3 × 10⁸ एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ द म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इससे ये साबित हुआ द लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द फोटोन। तो लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है बोसोन्स पार्टिकल। आप कुछ भी बोल सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव or light travel in a vacuum, then the speed of the light is given by this formula, C is equal to 1/√μ0 epsilon naught। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। क्लासिकल फिजिक्स या पुरानी फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है, क्लासिकल फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल की स्पीड पर कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स किसी पार्टिकल के स्पीड का कोई लिमिटेशन नहीं बताता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड थ्योरी, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, F इक्वल टू dp dt, यानी किसी पार्टिकल पर या किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा। तो उसकी स्पीड कहाँ तक जाएगी, इसके बारे में कोई वहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। इनफाइनाइट लिमिट तक जा सकता है उसकी स्पीड। लेकिन फिजिक्स का जो एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, जिसको आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया, उसका नाम है कि इस नेचर का जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो है स्पीड ऑफ द लाइट। उससे ज़्यादा स्पीड किसी की नहीं हो सकती, इसलिए इस स्पीड को बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ द नेचर। इस नेचर का सबसे एब्सोल्यूट स्पीड होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो लाइट की स्पीड से जाता है। ठीक है, और जब लाइट की स्पीड से जाएगा तो हमारा जो पुराना जो फिजिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला फिजिक्स है, उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे हम अपने डेली लाइफ में काम करते हैं। उसके लिए कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले यूज होते हैं। तो जैसे जैसे किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ते जाती है, उसका मास भी वेरी करता है। तो वेरिएशन ऑफ द मास विथ इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
द मास वेरिएशन या मास रिलेटिविटी, मास वेरिएशन या मास रिलेटिविटी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकलकर हमारे पास आता है, वो होता है m इक्वल्स टू m नॉट, और इसको एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हियर m इज मूविंग मास। किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे मूविंग मास, और किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसको बोलेंगे रेस्ट मास। क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इस टाइप की बातें नहीं होती। मास का मतलब मास, उस पर कितना भी फोर्स लगा दो, उसकी स्पीड चाहे कितनी भी बढ़ जाए, उसके मास और टाइम ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लासिकल मैकेनिक्स में मास इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास और टाइम दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, वेलोसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये किस हद तक सही है? अगर किसी पार्टिकल के, हम अपने डेली लाइफ में कोई एग्जांपल लेते हैं या हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, तो उस समय उसकी स्पीड बहुत कम रहती है। उस स्पीड को लाइट की स्पीड से कंपेयर नहीं कर सकते। उस कंडीशन में न्यूटोनियन मैकेनिक्स इजीली होल्ड होता है, उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड की आधी या 1/3 या 1/4 या लाइट के इक्वल पहुंच जाए, तब सिनारियो कुछ डिफरेंट होता है। और उस कंडीशन में हमको थ्योरी और रिलेटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा मकसद है कि व्हाट इज द मूविंग एंड रेस्ट मास ऑफ द फोटोन। तो ये फॉर्मूला बताता है कि, ये फॉर्मूला क्या सजेस्ट करता है? द मास ऑफ एनी पार्टिकल increase the velocity, यानी अगर किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट के इक्वल या उसके नजदीक अप्रोच कर रहा है, या रिलेटिविस्टिक स्पीड है, तो स्टूडेंट्स रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के नजदीक पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके मास कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि दो टाइप के मास होंगे, एक होगा मूविंग मास और दूसरा होता है रेस्ट मास। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, हम अपने डेली लाइफ की ओर देखें तो यहां पर जो होता है, किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। तो ये इसकी वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट, तो ये फैक्टर 1 हो जाता है। ये फैक्टर का कोई मतलब ही नहीं होता है, ये फैक्टर हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में m इक्वल्स टू m नॉट, और ये आपका होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके बारे में उनको ये जानना चाहिए, अगर हम अपने डेली लाइफ की ओर जाते हैं तो डेली लाइफ में जो भी स्पीड है उसको लाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी तुलना में बहुत बहुत कम है। तो उस कंडीशन में रेस्ट मास और मूविंग मास का कोई मीनिंग नहीं होता, दोनों एक ही होता है। इसलिए हम जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो उसमें रेस्ट मास या मूविंग मास बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम ऐसे एटॉमिक डोमेन में या आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल, फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी जो स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट c द स्पीड 1/137। तो द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट c/137। तो उस कंडीशन में ये मूविंग और रेस्ट मास दोनों सेम नहीं होंगे बल्कि डिफरेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें फोटोन या लाइट का जो रेस्ट मास कितना होता है, मूविंग मास कितना होता है, उसका मोमेंटम कितना होता है और इंटेंसिटी कितना होता है, ये जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बताया। तो हम लोग जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो इस लिमिटेशन में, हमारे डेली लाइफ में ऐसा चीज होता है, इसलिए हमको मास भी एक ही टाइप का दिखाई देता है, टाइम भी हमको एक ही टाइप का दिखाई देता है, प्रॉपर टाइम और टाइम डायलेशन भी नहीं होता है ना, पूरे यूनिवर्स में एक ही टाइप का टाइम होता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। इसलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स में दो चीजें डिफर है, एक तो पार्टिकल का मास वो जितना है उतना ही रहेगा चाहे उसकी स्पीड कितनी भी हो जाए अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और दूसरा टाइम। लेकिन जो 20th सेंचुरी में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया उसने पूरे फिजिक्स को चेंज करके न्यूटोनियन मैकेनिक्स में काफी कुछ चेंज करना पड़ा। क्या? अगर किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट के इक्वल पहुंच रही है, उसके नजदीक आ रही है, तो हम वैसी बात नहीं कर सकते जैसे हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बात की थी। तो बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आते हैं कि व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। तो ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह नोट कर लिया होगा। स्पीड ऑफ द फोटोन ये भी आपने जान लिया। हाँ, अब हम लोग अपने पॉइंट्स पर आते हैं। क्या है हमारा पॉइंट? क्या है देखिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन या लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि अगर किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट के इक्वल पहुंच रही है, जैसे कि इस फोटोन भी एक पार्टिकल नेचर का होता है। फोटोन क्या होता है? फोटोन इज द नेचर ऑफ द एच न्यू। हर बंडल्स में कुछ एनर्जी होंगे, ये आपका होगा 0 एच न्यू। एनर्जी बंडल्स है, पार्टिकल नेचर को शो करता है लाइट, है ना। तो ये बंडल्स जब मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं। तो उस कंडीशन में इनके मास को दो टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, एक होता है रेस्ट मास और दूसरा होता है मूविंग मास। हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ऐसा नहीं करते क्योंकि वहां इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब हम एटॉमिक डोमेन में या न्यूक्लियर डोमेन में जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। तो जब किसी भी पार्टिकल या किसी भी लाइट या किसी भी फोटोन की स्पीड लाइट के इक्वल हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? उस कंडीशन में इसका जो मास होगा m = m0 ऐसा दिया जाएगा। यह है रेस्ट मास। हियर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का मतलब स्टूडेंट्स रेडिएशन, लाइट रेडिएशन, ठीक है। और m इज द मूविंग मास ऑफ फोटोन ऑब्लिक लाइट रेडिएशन। तो m0 निकल जाएगा, m0 = m1 - v²/c²। फोटोन का रेस्ट मास की, तो फोटोन का स्पीड कितना है? हियर इन केस ऑफ द फोटोन द स्पीड ऑफ द फोटोन v एंड c दोनों सेम है। तो v की जगह c की जगह v रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? m0 = m और ये आपका होगा 1। इसकी जगह ये करोगे तो c²/c²। देन रेस्ट मास ऑफ द फोटोन विल बी 1 - 1 that will be 0. So that is the most important things about the photon. The rest mass of the photon is 0. यानी कहने का मतलब क्या हुआ? इस नेचर में जिसके पास कोई मास नहीं है, मासलेस पार्टिकल ही लाइट की स्पीड से फ्लाइट कर सकता है। जिसके पास मास होगा वो लाइट की स्पीड को पकड़ नहीं सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉम्पिटिटिव लेवल में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन। 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको डिटेल बता दिया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बताया द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज ऑलवेज 0। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब इसका रेस्ट मास 0 है तो इसका मूविंग मास कितना होगा? अब नेक्स्ट निकालते हैं। पहला चीज क्लियर हो गया। सेकंड, मूविंग मास ऑफ फोटोन। मूविंग मास ऑफ फोटोन या लाइट, जो आप बोलना चाहो, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या बोसोन्स पार्टिकल,
बोसोन्स हमारे नेचर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जहां तक फिजिक्स का नॉलेज है, इस पूरे नेचर में हम पार्टिकल को दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखे हैं। एक होता फर्मियंस पार्टिकल जो फर्मी डिरेक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, और दूसरी कैटेगरी में बोसोन्स पार्टिकल्स होते हैं जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। इसमें बोस आइंस्टीन मतलब सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर एक डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिक्स पर वर्क किया था जिसके नाम से बी, और इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बोस को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोसोन्स पार्टिकल रखा गया है। जो फर्मियंस पार्टिकल्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हाफ स्पिन पार्टिकल्स होते हैं, हाफ स्पिन इंटीग्रल पार्टिकल फर्मियन, जैसे इलेक्ट्रॉन, आपका न्यूट्रॉन, बहुत सारे पार्टिकल है जो न्यूक्लियॉन्स में होते हैं। और जो बोसोनिक्स पार्टिकल होते हैं वो इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्पिन ऑफ द लाइट, द स्पिन ऑफ द लाइट इज द 1। जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द स्पिन ऑफ द लाइट, स्पिन ऑफ द लाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिन ऑफ द लाइट, स्पिन इक्वल्स टू 1। आपसे पूछेगा स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, हाफ। इलेक्ट्रॉन इज द हाफ स्पिन पार्टिकल्स, वाइल लाइट, एंड लाइट हुआ हीलियम 3, हीलियम 4 नहीं, हीलियम 3 इज द बोसोन्स पार्टिकल, हीलियम 3 इज द फर्मियंस पार्टिकल, हीलियम 3 इज फर्मियंस पार्टिकल्स एंड हीलियम 4 इज द बोसोन्स पार्टिकल। ये हाफ स्पिन इंटीग्रल पार्टिकल है और ये इंटीग्रल पार्टिकल है। तो स्टूडेंट, पहले मैंने आपको निकाला व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन, सेकंड मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं मूविंग मास ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या आप जो भी बोलना चाहो, फोटॉन बोलो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको निकाल के दिखाते हैं। तो चलिए इसको निकाल के दिखाता हूं। चलिए, आपको मालूम है कि फर्स्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक रेडिएशन फार्मूला है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बेसिक फार्मूला यही है, यहीं से स्टार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स। पहला फार्मूला ये है, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इज द एनर्जी, ओके। और सेकंड है E इज इक्वल टू mc², ये भी अच्छी तरह जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास जो होता है वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता है, मास इज नॉट कांस्टेंट, यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी किसी पार्टिकल का, उसका मास भी इंक्रीज होगा। तो इस इंक्रीज मास को बोलते हैं मूविंग मास। लेकिन वही अगर पार्टिकल किसी ऐसे फ्रेम में रखा हुआ है जिसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, तो उसको बोलेंगे रेस्ट मास। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एच न्यू इक्वल्स टू mc² एंड दिस m इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c²। तो स्टूडेंट, मैंने आपको दो बातें सिखाया। फर्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फोटोन, द स्पीड ऑफ द फोटोन, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द स्पीड ऑफ द लाइट c। And second is, what is the rest mass of the photon? The rest mass of the photon is always 0, but moving mass of the photon is not 0, h nu upon c²। और ये जो होता है नियर अबाउट 10⁻⁻36 kg, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। यहाँ तक कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसके मास से भी बहुत कम है, लेकिन होता है, तो इसको बोलेंगे मूविंग मास। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ? तो अब चलते हैं अपन व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ठीक है, जिसको आप नोट करें तब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है, मोमेंटम ऑफ द फोटोन और लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फोटोन का मोमेंटम कितना होगा? ठीक है, क्योंकि उसका एक अपना मास होता है, बताया बहुत नेग्लिजिबल होता है। मूविंग मास तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, 10⁻36 या 35 रेंज का होता है, और रेस्ट मास तो 0 होता है, आपको मैंने करके भी दिखा दिया। लेकिन जब उसके पास कुछ ना कुछ मास है तो उसमें मोमेंटम होगा। तो अगला पॉइंट है, यहां पर लिख लीजिए रेस्ट मास
ऑफ फोटोन, ये होगा m नॉट इज जीरो, मूविंग मास ऑफ फोटोन, मूविंग मास ऑफ फोटोन, ये आपका होता है m और ये होता है h न्यू अपॉन c स्क्वायर, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू द फ्रीक्वेंसी एंड c द स्पीड ऑफ द लाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया। अब चलिए, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, तो इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, हालांकि उसका रेंज बहुत कम होता है, 10 to the - 36 kg, इस रेंज में होता है। तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम क्रिएट करेगा ये, है ना। इसके पास अपना कुछ नेग्लिजिबल मास है। द मास ऑफ द फोटोन इज द मूविंग मास ऑफ फोटोन इज 10 to the - 36 kg। तो इसका कुछ ना कुछ नेग्लिजिबल मास है, मूविंग मास है। रेस्ट मास तो जीरो होता है, क्योंकि तभी वो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, तो इसको निकालने का तरीका वो नहीं है जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। कैसे, P = m × c, ऐसा आप निकाल दोगे। मास ऑफ फोटोन 10 to the - 36 एंड c द स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में या लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्पीड, और फोटोन की स्पीड c होती है, स्पीड ऑफ द लाइट, एंड m इज द मास, और मास मैंने बताया मूविंग मास इतना होता है, रेस्ट मास तो जीरो होता है। तो इस फॉर्मूले से करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालोगे, डी ब्रोगली जो आगे के चैप्टर में है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फोटोन या लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो भी आप बोलना चाहो, सबका मतलब एक ही है। तो इसका तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का लैम्डा = h/p होता है। यह भी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, आगे नेक्स्ट पढ़ा दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है मोमेंटम की। कॉम्पिटेटिव लेवल में मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, अगर हमको इसका नॉलेज नहीं है तो आप इस तरीके से करोगे तो सब गलत हो जाएगा। देखिए कैसे गलत होगा, h प्लैंक कांस्टेंट p की जगह आप mc लिख दोगे, और आपका ये भी ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से ये भी ऑप्शन दिया रहेगा, आप इस पर टिक लगा दोगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो लाइट रेडिएशन पार्ट 2 का मकसद ये है कि हमको लाइट के और भी कुछ बेसिक चीज़ों को जानना है, लाइट रेडिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, मैंने बताया जीरो। मूविंग मास ऑफ द फोटोन 10 to the - 30, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन के मास से भी कम है, लेकिन होता है। जब मास होगा तो मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम कितना होगा कैसे निकालेंगे उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। तो चलिए, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम फॉर्मूला। ये इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब एप्लीकेबल होगा, जब किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट के नज़दीक पहुंच रही है, या तो उसकी आधी स्पीड में या तो उसे काफ़ी नज़दीक है, 0.99% ऑफ द स्पीड ऑफ द सी, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, यानी ये यूज़ होगा आपका मॉडर्न फिजिक्स में। ये हमारे न्यूटोनियन या लॉज ऑफ मोशन वाले किसी भी फॉर्मूले में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में या ओल्ड फिजिक्स में हमारे पास ऐसी स्पीड नहीं है जो लाइट की स्पीड से कंपेयर की जा सके, तो वहाँ इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़रूरत हमको मॉडर्न फिजिक्स में पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम फार्मूला, ये होता क्या है, ये फार्मूला आप याद कर देख लीजिए। ये होता है पी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, कभी कभी नीट एग्जाम में या आईआईटी मेंस एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू देता है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो m इंटू सी मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो उसी के लिए हम इस लेक्चर को लेके आए हैं आपके लिए। देखिए, वी नो दैट द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, तो ये 0 होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा।
तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी सी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा पी सी, तो देन P इज इक्वल टू ई अपॉन सी, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम में आएगा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, तो देन यू विल राइट, क्या लिखोगे, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन P, it is denoted by the P and E upon C, most important formula। एनर्जी में स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करोगे, P is the energy and divided by the speed of the light, then we will get the momentum of the photon, momentum of the light, momentum of the electromagnetic wave। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इससे फायदा क्या होगा आपको, इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बताया जा रहा है क्यों। अब अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फोटोन, तो इसका दो तरीका बताया था मैं। अगर हमको इसका नॉलेज ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी करते हैं हम लोग, ये तो फार्मूला मालूम है, लुइस डी ब्रोगली ने दिया था, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेमडा इक्वल टू ये फोटोन, तो पी लिख देता हूँ पी एच यानी फोटोन, एच और पी का मतलब एम इंटू वी का मतलब सी, ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपको इस चीज का नॉलेज है तो आपसे पूछेगा द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फोटोन विल बी एच, रहेगा पी की जगह उठा के ये रखोगे ई अपॉन सी, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फोटोन विल बी, ये सी ऊपर जाएगा एच सी अपॉन ई, दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फोटोन। तो ये इसका सही है। तो इन चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप नीट या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, तो ये आपको ऐसे ही बन जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि फोटोन की स्पीड कितनी होती है, फिर उसके बाद मैंने बताया व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मूविंग मास ऑफ द फोटोन, एंड फोर्थ मैं क्या बता रहा हूं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द। अब मोमेंटम क्यों होगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ नेग्लिजिबल मास होता है। तो अगर लाइट रेडिएशन अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका खुद का मोमेंटम भी होता है, राइट। तो इन चीजों को आप समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसी मोमेंटम से रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जो एनसीईआरटी लेवल में भी काम आएगा और आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जब ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन एंड द एब्जॉर्प्शन व्हाट विल बी द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द लाइट और फोटोन। तो एग्जाम्स में जो आते हैं कि कोई लाइट किसी सरफेस से इंसिडेंट हुआ, तो दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहली, अगर सरफेस अगर स्मूथ है तो टोटल इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पूरा का मतलब हुआ 99% या मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, ये एक पहली चीज़ हो सकती है। अगर वो जो बॉडी है वो अगर पूरे के पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये भी हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये लाइट क्या होगा, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा और बाकी ट्रांसमिट होकर एमर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन, देखिए ये कोई सरफेस है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये कोई लाइट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग वेव नहीं बोलेंगे। अभी हम जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, ना तो मैं रे यूज कर रहा हूँ ना तो वेव यूज कर रहा हूँ, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रेडिएशन का मतलब लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है, फोटोन। ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इस टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे
तो उसका पूरा सिनारियो जो है क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग हो जाएगा, कुछ नई चीज़ें हमको सीखनी पड़ेंगी, उन्हीं चीज़ों को बताया जा रहा है। तो मॉडर्न फिजिक्स को एक बार अगर अच्छे से अगर आपने देख लिया तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप इजीली बना सकते हो। देखिए कुछ न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, देखिए ये कोई लाइट है या फोटॉन है, फोटॉन बीम यहां इंसिडेंट हुआ और ये स्मूथ सरफेस है तो टोटल रिफ्लेक्ट हो गया। तो ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन लिखेंगे द इंसिडेंट लाइट is completely reflected in the same medium। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी लाइट, इस लाइट का मोमेंटम कितना है स्टूडेंट, मैं लिख देता हूं। अगर हम x और ये x एक्सिस है, ये x का नेगेटिव एक्सिस है और ये लाइट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहां लिखेंगे मोमेंटम ऑफ द लाइट इन दिस डायरेक्शन अलोंग टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगा E/c। ओके, फिर ये इससे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया पूरा का, यानी मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में इसका जो होगा मोमेंटम क्या होगा, E/c होगा, लेकिन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि अब x के नेगेटिव डायरेक्शन में रिटर्न हो जा रहा है, वो बेक हो जा रहा है। तो एग्जाम में कैसा पूछेगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो मोमेंटम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई बॉल किसी दीवार से टकरा के फिर रिटर्न हो गया है ना, तो इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो व्हाट विल बी द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम आपका ये है -E/c, और इनिशियल मोमेंटम कितना है स्टूडेंट्स, E/c। तो ये आपका क्या होगा, डेल P इज इक्वल टू होगा, ये सेम वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो क्या होगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, 2E/c ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, जिसमें आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, 2 टाइम्स ऑफ द E/c। तो ये बात हुई रिफ्लेक्शन। जब लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द उसका 99% पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितना लाइट है कि पूरा पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी होगा, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका कोई सरफेस है, द इंसिडेंट लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये लाइट हुआ, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, जिसका मोमेंटम कितना दिया हुआ है, E/c, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब यानी पूरा का पूरा लाइट को इस सरफेस ने एब्जॉर्ब, द टोटल इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, उस सरफेस के थ्रू पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो गया है, जैसे कि आपका ब्लैक बॉडी करता है, पूरा का पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी सर्टेन टेम्परेचर पर उस वेवलेंथ को बाहर इमिट करता है। तो वो तो एक अलग चीज़ है, थर्मल रेडिएशन वाला पार्ट हुआ। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट विल बी द चेंज ऑफ द मोमेंटम ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन, 100% यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो क्या होगा, ये रिटर्न तो कुछ आ नहीं रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0, क्योंकि कुछ तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा स्टूडेंट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम कितना है स्टूडेंट, E/c। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटोन माइनस E/c। तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द
चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज द 2e/c, लेकिन अगर एब्जॉर्व कर लेगा तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर ले तो रिटर्न नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो केवल इतना वाला पार्ट आएगा E/c। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन व्हाट विल बी द चेंज इन द मोमेंटम ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट? अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन, फोटोन फ्लक्स लास्ट, इसके बारे में बात करते हैं। उससे के भी कुछ हम आपको कॉम्पिटिटिव लेवल वाली कुछ बातें बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब दो और पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो आपका ये लेक्चर कंप्लीट होगा। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, मूविंग मास ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ द फोटोन, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। उसी मोमेंटम को मैंने एक डिफरेंट टाइप के इसमें लिया कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी भी लाइट का किसी सरफेस के थ्रू, तो उस समय कितना चेंज इन मोमेंटम ऑफ द लाइट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटोन। अगर टोटल लाइट को सरफेस ने एब्जॉर्व कर लिया तो उस कंडीशन में कितना होगा। अब मैं आपको बताने वाला दो इंपॉर्टेंट चीज, वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट, क्योंकि लाइट के पास अपना खुद का मोमेंटम होता है, अभी मैंने आपको बताया, और जिसमें मोमेंटम होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो डेफिनेटली जब लाइट के पास उसका एक मूविंग मास है तो किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। जब फोर्स अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा वो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर वन, फोटोन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, रेस्ट मास तो जीरो होता है, लेकिन मूविंग मास कितना होता है, 10⁻⁻36 kg। तो जिसके पास मास होगा तो मोमेंटम भी होगा। मैंने आपको निकाल के दिखाया कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, E/c। तो जब किसी पार्टिकल के पास मोमेंटम है तो डेफिनेटली क्या होगा, फोर्स भी उसमें होगा। तो उसी चीज को मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। तो नंबर वन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट और फोटोन, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है स्टूडेंट? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ये क्या बोलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ डिफरेंशियल फॉर्म में है, एफ इक्वल्स टू dP dt, या डेल्टा फॉर्म में del P अपॉन डेल्टा टी। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है? अब चलिए, ये P हियर, P इज द मोमेंटम ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द लाइट, E/c, E द एनर्जी, C द स्पीड ऑफ द लाइट। इस वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे तो इसका कुछ फोर्स निकल जाएगा, कितना एक्सर्ट करेगा फोर्स। तो यह आपका होगा, डेल्टा फॉर्मेट में लिखते हैं, डेल P की जगह लिखेंगे E/c, और नीचे आपका होगा डेल्टा टी। इस डेल्टा को अंदर अगर ऑपरेट करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डेल E/c डेल्टा टी। तो ये है स्टूडेंट्स आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट रेडिएशन। तो आपको क्लियर हुआ, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। जब मास होगा तो मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा तो फोर्स होगा, और जब फोर्स होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रेशर भी होगा। देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मास है तो मोमेंटम होगा, जब मोमेंटम है तो फोर्स भी होगा, जब फोर्स होगा तो प्रेशर भी होगा, क्योंकि प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर ऑफ द फोटोन, प्रेशर ऑफ फोटोन, प्रेशर ऑफ द फोटोन, ये कितना होगा, प्रेशर ऑफ द फोटोन। प्रेशर होगा स्टूडेंट, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, और अभी मैंने बताया प्रेशर, इसको पी से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पी से ऑलरेडी मैंने मोमेंटम लिख दिया है, तो PR ही लिख रहा हूं, प्रेशर। फोर्स कितना है,
1/c डेल्टा E चेंज इन एनर्जी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और एरिया से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। और हियर एरिया ऑफ जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका एरिया कैपिटल A। तो देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट रेडिएशन विल बी 1/c डेल्टा E डेल्टा T, और ये एरिया को 1/A। अब चलिए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा और आगे बता देते हैं, फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताएंगे तो आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर 1/c डेल E डेल्टा T, और ये एरिया। इसको थोड़ा गौर करिए, डेल E चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ द फोटोन, चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड डेल्टा T द टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल। तो आपको मालूम होगा कि पावर क्या होता है, व्हाट इज द पावर, पावर रेडिएटेड बाय लाइट। तो पावर की डेफिनेशन होती है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी को डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और टाइम को डेल्टा T से। तो ये किसको बताएगा, पावर। तो प्रेशर को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, देखिए प्रेशर, द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर विल बी 1/c, और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट इसको लिखूंगा पावर, यहां लिख देता हूं POWER, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, और ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी मैं आपको। चलिए तो क्या क्या चीजें मैंने निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया, प्रेशर निकाल दिया, पावर निकाल दिया। तो प्रेशर का फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, द प्रेशर ऑफ द लाइट रेडिएशन विल बी, ये होगा 1/c, ये c तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ लाइट है, और ये है पावर अपॉन एरिया। अब इसको थोड़ा देखते हैं ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट का मतलब होता है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। तो इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय द आई, इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट का मतलब होता है पावर रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। तो देन फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेशर विल बी, द प्रेशर का फाइनल हो जाएगा 1/c तो है, और ये किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट, आई। तो प्रेशर इक्वल टू हो गया I/c। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, I/c। अगर मोमेंटम होगा तो E/c, प्रेशर हुआ तो I/c। व्हाट इज द आई द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट, जो भी आप बोलना चाहें। क्लियर हुआ। अब इसी में आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल भी दे सकता है, इसके बाद प्रेशर की, हाँ इंटेंसिटी भी हो गया। चलिए हाँ, इसके बाद क्या देगा, देखिए आपको वही, इसके पहले जो मोमेंटम बताया था हमें क्या, कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन प्रोसेस, तो व्हाट विल द चेंज ऑफ द प्रेशर। तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये लाइट इंसिडेंट हुआ फिर रिटर्न हो गया, तो इंटेंसिटी प्रेशर ऑफ लाइट इज द I/c इस डायरेक्शन में, और रिवर्स डायरेक्शन क्या हुआ, रिटर्न आ गया ये, तो -I/c। तो व्हाट विल बी द चेंज ऑफ द प्रेशर, ये होगा, आप कर लो फाइनल टू इनिशियल, ये हो गया -I/c, तो हो जाएगा -2I/c। तो ये आपका हो गया द चेंज इन प्रेशर ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या होगा, बहुत सिंपल, इसके पहले ही बताया था, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर टोटल लाइट एब्जॉर्ब हो जा रहा है इस सरफेस पर,
तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, यानी इस टाइप का हो जाएगा। ये इंसिडेंट हुआ I/C, इसकी ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पर, I/C। तो जब रिटर्न जा रहा है क्या, नो रिफ्लेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इनिशियल प्रेशर इतना हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर, ये आपका हो जाएगा इनिशियल फाइनल टू इनिशियल। फाइनल कितना है भाई, जीरो, इनिशियल है आपका I/C। तो चेंज इन प्रेशर ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन, यानी पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब्ड हो जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो लेक्चर था उसको एक बार हम फिर से लिख देते हैं ताकि आप नोट्स बना सको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है इसको लिख देता हूं मैं, इसको मिटा के क्या क्या मैंने आपको बताया इस लेक्चर में उसको एक बार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जितने भी बेसिक फॉर्मूले थे सब मैंने बता दिया है। हाँ, तो अभी मैंने क्या क्या बताया, फर्स्ट मैंने बताया रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। सेकेंड, मूविंग मास ऑफ द फोटोन ये है h/c², सॉरी h/c। रेस्ट मास ये आपका है मूविंग मास। तीसरा मैंने बताया मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन E/c। ये कैसा निकाला था, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, हिंट दे देता हूं, Pc² प्लस m0c² ठीक है, इसके थ्रू मैंने मोमेंटम। फोर्थ मैंने निकाला व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट रेडिएशन, ये होगा I/c। फिर यहां पर I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैसे लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, और पावर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, पावर रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज द इंटेंसिटी एंड एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज पावर। तो इसको अगर इंटेंसिटी को अगर E के टर्म में लिखना है तो पावर की जगह E लिख दो, और ये एरिया तो एज इट इज है और नीचे T, तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये हुआ, या फिर इन दोनों को पावर में लिखोगे तो I = पावर अपॉन एरिया, जो आपको लिखना है लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो लेक्चर था लाइट रेडिएशन पार्ट 2, इन चीज़ों को जानने के बाद आपको इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, आगे भी और भी मॉडर्न फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो ये लेक्चर का मकसद यही था कि फोटोन के कुछ बेसिक फार्मूला को बताया जाए, जिससे जो स्टूडेंट लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ना हो। हमारा लेक्चर यही खत्म होता है स्टूडेंट्स। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस पर कमेंट्स करिए, है ना, आपको कैसा लगा, और आप इस वीडियो के थ्रू आप और भी क्या चाहते हैं, यानी उस सभी चीज़ों को बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।